Okay, so hello students, I hope all of you are doing perfectly well and happy Dashera. तो मोस्टली आज के क्लास में हम लोग कैनोनिकल एंसेंबल के एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे मान लो जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरैक्टिंग हैं। इसका मतलब मान लो कि अभी तक तुम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं मोस्टली हमेशा क्वेश्चंस में लिखे रहते हैं कि सर नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, but how to solve problems, how to write down the partition function when the particles are actually interacting. अब शायद तुम लोग मुझसे पहले पूछोगे कि सर नॉन इंटरैक्टिंग और इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स में क्या फर्क है। तो देखो, नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स और इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स में फर्क समझने के लिए तुम लोगों को पहले इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के आइडिया होना बहुत जरूरी है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? अगर मान लो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई को तुम लोग अगर p ऑफ x प्लस q ऑफ y लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। बट अगर फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई को ऐसे दो अलग अलग फंक्शन कंप्लीटली जो कि p ऑफ x हो प्लस q ऑफ y में लिखना पॉसिबल ना हो तो इट इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मान ले f ऑफ x y का वैल्यू अगर तेरा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7y प्लस 5, तो तुम एक काम कर सकते हो, इस पूरे को एक फंक्शन डिसाइड कर दो, डिक्लेयर कर दो, इस पूरे को दूसरा फंक्शन डिक्लेयर कर दो। सो दिस फंक्शन इज टोटली अ फंक्शन ऑफ x, इसमें कोई y का टर्म नहीं है। दिस इज टोटली अ फंक्शन ऑफ y, इसमें कोई x का टर्म नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन जहां पे दो वेरिएबल को अलग अलग कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय एन इम्प्लिसिट फंक्शन? सर जी इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कह सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों? इसको सर आप दो अलग अलग फंक्शन, टोटली एक फंक्शन ऑफ x प्लस टोटली एक फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में लिख नहीं सकते। चलो ठीक है, ये तो x का फंक्शन हो गया, ये y का फंक्शन हो गया, लेकिन बीच में जो 2xy वाला पार्ट है इसको तुम और अलग करके x और y का अलग फंक्शंस करके नहीं लिख सकते। दिस पार्ट इज कपल्ड, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको और अलग नहीं कर सकते। इन द सिमिलर मैनर, अगर मान लो हैमिल्टोनियन ऑफ द टू पार्टिकल्स जो कि चार वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए, अगर मान लो पार्टिकल को मैं 1D में कंसीडर कर रहा हूं तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम, सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन, सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम, ये चार वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। अगर पार्टिकल 1D में है तो एक ही पोजीशन आएगा, हालांकि अगर 1 से ज्यादा डायमेंशन में है तो पोजीशन वैसे उतने आएंगे, मोमेंटम उतने आएंगे। अगर मान लो 2D है तो फर्स्ट पार्टिकल के दो पोजीशन आएंगे, सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल के दो मोमेंटम, सेकंड पार्टिकल के दो पोजीशन, सेकंड पार्टिकल के दो मोमेंटम। बट इतना टफ में नहीं जा रहा है, ये 1D में लो, समझ जाओगे। 1D के लिए समझो, 2D के लिए भी समझ जाओगे, 3D के लिए भी समझ जाओगे। अगर मान ले हैमिल्टोनियन, टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम जो दो पार्टिकल्स, टू पार्टिकल सिस्टम इन 1D, अगर उसका हैमिल्टोनियन शुड बी अ फंक्शन ऑफ Q1 P1 Q2 P2, अगर इसको तुम लिख सकते हो हैमिल्टोनियन ऑफ पार्टिकल Q1 P1 प्लस हैमिल्टोनियन ऑफ पार्टिकल Q2 P2, then this is called नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल की जो सिस्टम के हैमिल्टोनियन है वो दो अलग अलग पार्टिकल के हैमिल्टोनियन में लिखना पॉसिबल है। ये वाला फंक्शन entirely depends upon Q1 and P1, no Q2 or P2 arises here. This function depends entirely on Q2 P2, no Q1 P1 arises here. So this is entirely of the Hamiltonian for the first particle because it includes the variables, the position and momentum variables of the first particle. This function is entirely the Hamiltonian of the second particle because it includes only the variable entirely of the second particle, position and momentum. But अगर इसको ऐसा लिखना possible नहीं है तो particles interacting हो जाएंगे। सर एग्जाम्पल दिखाइए, ये एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे अगर कोई इंसान चाहे तो P1 स्क्वायर बाई 2m प्लस k, यहाँ पे k मल्टीप्लाई करो, Q1 स्क्वायर, बोल सकता है कि ये फर्स्ट पार्टिकल का P1 Q1 वाला पूरा का पूरा सिनेरियो है। सिमिलरली P2 स्क्वायर बाई 2m
प्लस Q2 स्क्वायर सेकेंड पार्टिकल के पोजिशन एंड मोमेंटम, ठीक है। लेकिन इस टर्म का क्या करोगे, K इंटू Q1 Q2/4, इस टर्म का तुम लोग क्या करोगे? इस टर्म को तो अलग करके नहीं लिख सकते ना, दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ Q1 Q2, तो इसको और अलग नहीं कर सकते। तो you cannot write this as Hamiltonian of entirely particle Q1 P1 and Hamiltonian of entirely particle Q2 particle 2 which is of variable Q2 P2 and Hamiltonian of particle 1 which is of Q1 P1, ऐसे लिखना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये वेरिएबल्स अलग हो रहे हैं, ये वाला पार्ट अलग हो रहा है, बट ये वाला पार्ट को तो हम और अलग नहीं कर सकते सर। तो डेफिनेटली ये हैमिल्टन यहाँ पे इस फंक्शन द्वारा कपल्ड है, दैट्स व्हाई पूरे हैमिल्टन को आप दो अलग अलग फंक्शन में, एक हो गया Q1 P1 के, एक हो गया Q2 P2 का, नहीं लिख सकते क्योंकि इतना पार्ट लिखना पॉसिबल हो रहा है सर, बट ये वाला जो पार्ट है इसको अलग करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई दिस इज द हैमिल्टोनियन ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। तो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स जब होंगे तब कैसे सॉल्व करें, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो तुम पहले हैमिल्टोनियन को अलग अलग कर दो वेरिएबल्स के, उसका एक टेक्निक है, जो टेक्निक तुम लोग यूजुअली स्मॉल ऑसिलेशन मेथड में सीखते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में। दूसरा और एक टेक्निक है, घबराओ मत, वो है पूरा का पूरा जो सिस्टम का हैमिल्टोनियन है उस हैमिल्टोनियन को लो और लो के तुम टोटल पार्टीशन फंक्शन निकालो। तो हम पहले सिर्फ पहले फंक्शन में जाएंगे। पहला तरीका क्या है, एक है मेथड 1। मेथड 1 क्या है बेटा, मेथड 1 है तुम्हारा कि सर जी हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज, देखो तुम लोग को पता है कि P1 मतलब Q1 डॉट, तो हाफ P1 मतलब m इंटू मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू Q1 डॉट, तो P1 स्क्वायर मतलब m स्क्वायर Q1 डॉट स्क्वायर, तो नीचे 2m है तो हाफ m Q1 डॉट स्क्वायर। तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, जिसको लिखा जा सकता है हाफ m v स्क्वायर, मतलब हाफ m Q1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ, दोनों पार्टिकल का मास सेम है, ईच ऑफ मास m, या m Q2 डॉट का स्क्वायर प्लस, यहाँ से तुम्हारा देख लो K Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2/4, K Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 divided by 4. That's the thing given over here. Now let me tell you one thing. मुझे एक बात बताने दो कि इसको अगर मैं सिस्टम के हैमिल्टोनियन मानूं तो इसको अलग अलग करने के लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, एक पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, जस्ट बिकॉज इट्स अ टू पार्टिकल सिस्टम, तो ये आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ H, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसलिए Q1 डॉट स्क्वायर, दूसरा वाला आएगा सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ H, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो Q1 डॉट Q2 डॉट, दूसरा तुम्हारा होगा ये वाला, जस्ट बिकॉज यहाँ पे दो ही पार्टिकल है तो इट विल बी अ 2x2 मैट्रिक्स। ये वाला होगा तुम्हारा सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ H, दिस इज सेकेंड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो Q2 डॉट Q1 डॉट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू Q2 डॉट का स्क्वायर, क्योंकि दो बार Q2 डॉट आएगा ना, यहाँ पे दो बार Q1 डॉट आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसलिए Q1 Q2 डॉट Q1 डॉट Q2 डॉट, फिर इसके बाद ये वाला है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो दैट्स Q2 डॉट Q1 डॉट, दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो Q2 डॉट Q2 डॉट, तो Q2 डॉट का स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स। तो इसको कैसे लिखोगे, क्या आ जाएगा ये तुम्हारा, सर जी देखिए ये आ जाएगा Q1 के रेस्पेक्ट पे इसको दो बार डिफरेंशिएट करो Q1 डॉट के रेस्पेक्ट पे, तो पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिल जाएगा,
पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिल जाएगा, इफ आई डू द डिफरेंशिएशन फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोना गेट 2q1 डॉट 2 कैंसिल, तो mq1 डॉट फिर से करूंगा, यहाँ पे बाकी जगह पे q1 डॉट है नहीं तो 0 हो जाएगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो सिंपली m तो पहला वाला टर्म तुम्हारे m आएगा। दूसरा वाला टर्म बोला गया है कि पहले q2 डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो q2 डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ से क्या आ जाएगा am q2 डॉट, फिर q1 डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, q2 डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा am q2 डॉट, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि यहाँ पे q2 डॉट है नहीं। फिर इस टर्म का q1 डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा। नाउ इट्स बेसिकली अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये वाला टर्म जो आता है ये वाला टर्म ये वही आता है, तो ये 0 तुम करके भी देख सकते हो। इस पूरे टर्म को q1 डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पहला वाला टर्म q1 डॉट देगा, बाकी सारे टर्म का डिफरेंशिएशन 0, उसको q2 डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ये वाला है सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू q2 डॉट, मतलब यहाँ पे भी m आएगा, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो m q2 डॉट, देन दूसरी बार करोगे तो सिंपली m। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स। This is the kinetic energy matrix. Now potential energy matrix कैसे लिखोगे? यहाँ पे हैमिल्टनियन को हर जगह डिफरेंशिएट किया था q1 डॉट वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, अब सिर्फ पोजीशन के रेस्पेक्ट करूंगा, मतलब पहला टर्म आएगा सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू q1 स्क्वायर, सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू q1 q2, यहाँ पे आएगा सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h रिस्पेक्ट टू q2 q1, यहाँ पे आएगा सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू q2 का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। पूरे टर्म को अगर मैं q1 के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे q1 के रेस्पेक्ट में पहली बार डिफरेंशिएट करूँगा तो आ जाएगा 2kq1, इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे आएगा प्लस q2/4, फिर से q1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो 2k आएगा, 2k आएगा। सिमिलरली पूरे टर्म को अगर q2 के रेस्पेक्ट में दो बार करूँ तो पहली बार आएगा 2k q2, यहाँ पे q1/4, फिर से करूँगा तो 2k। Now let me tell you this, what will happen if you differentiate the term first of all with respect to q2, I'm gonna get this one, differentiation will give you 0, differentiation of this will give me okay 0, क्योंकि q2 के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर q2 के रेस्पेक्ट पहली बार करूँ तो मुझे देगा पहला वाला टर्म से 0, दूसरा वाला टर्म से 2k q2 एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा q1/4, उसके बाद q1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म देगा 1/4, I mean k/4, k/4। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम टर्म आएगा, q1 के रेस्पेक्ट में पहले अगर डिफरेंशिएट करूँगा पूरे टर्म का तो आ जाएगा 2kq1, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका आ जाएगा kq1 सॉरी kq2/4, फिर q2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो k/4, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा k/4। So that is it. I think you all can see it very clearly now. This is your kinetic energy matrix, this is your potential energy matrix। अब तुम्हें करना क्या है, v माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू t निकाल के दो और लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शैल बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो v माइनस, पहले तो t मैट्रिक्स के साथ लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई करो करके इस मैट्रिक्स से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 2k माइनस m लैम्डा स्क्वायर, 2k माइनस m लैम्डा स्क्वायर, इसके साथ लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई तो सिंपली k/4, इधर भी k/4, यहाँ पे आ जाएगा 2k माइनस m लैम्डा स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। टेल मी इस मैट्रिक्स का तुम्हारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वैल्यूज क्या आएगा।
It's a very important question. I mean, I can tell you that how to write it down. Suppose this is 2k minus m lambda square, k by 4, 2k minus m lambda square. So that is actually equal to 0. Now you can just check this thing, a minus, okay, if you just do this thing, this into this, 2k minus m lambda square का whole square minus k square by और k by 4 का whole square is equal to 0. जहाँ से तुम लिख सकते हो 2k minus m lambda square is actually equal to, ये इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस, फिर रूट करोगे बोथ साइड तो प्लस माइनस k by 4, and therefore you can also write m lambda square is actually equals to 2k plus minus k divided by 4. 2k plus minus k divided by 4. So if you add 2k plus k by 4, if you multiply 4 in the numerator and the denominator, it will give you 8 by 4, 9k by 4. You are getting either 9k by 4, or if you just minus it, 2k minus k by 4 minus 8k by 4 minus k by 4, so it's giving you 7k by 4 is your m lambda square. And that's why lambda square is equals to what? That is why lambda square is basically equals to your 9k by 4m or 7k by 4m, and that implies lambda is plus minus 9k by root over of 9k by 4m and plus minus root over of 7k by 4m. Lambda is basically it's a kind of frequency, बट ये फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव वैल्यू अज्यूम नहीं करते, इसलिए नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज को लेंगे. तो रूट ओवर ऑफ 9k by 4m and root over of 7k by 4m. Lambda is a kind of frequency. Frequency can never be negative, and that's why we have only taken the positive values. तो ये चीज़ अगर आ गया, अब सिस्टम के हैमिल्टोनियन को हम लोग कुछ नए वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं. सो therefore अब पहले सिस्टम कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर था, अब उसको अनकपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बना दिया by giving two different frequencies. Therefore this is called normal frequencies, new uncoupled two linear LHO, the new Hamiltonian of two uncoupled LHO is, you can write कुछ नया वेरिएबल है जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल को चेंज करा है हम लोग, जिसको ऐसे लिख सकते हैं कि p1 square by 2m plus p2 square by 2m plus half m. This is one omega, this is another omega, तो half m omega square q1 square 9k by 4m का root over. So this is your omega, this is your actually omega, half m omega square q1 square plus half m omega 1 square omega 2 square is root over of 7k by 4m का whole square q2 square. That's all you can write. एक बार देख लो. So this is p1 square by 2m plus p2 square by 2m, फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक, फर्स्ट पार्टिकल पोटेंशियल प्लस फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल नीचे आएगा
फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक, सेकंड पार्टिकल काइनेटिक प्लस फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल आएगा दैट इज हाफ m, एक उसको फ्रीक्वेंसी दे दिया ओमेगा 1 दैट इज √9k/4m उसका स्क्वायर q1 स्क्वायर प्लस सेकंड पार्टिकल के लिए एक पोटेंशियल दे दिया दैट इज जिसके लिए फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2 दैट इज √7k/10 √7k/4m इसका होल स्क्वायर q2 स्क्वायर. So that is the new Hamiltonian H dash of the system. तो इस हैमिल्टोनियन के लिए तुम लोग मुझे बता सकते हो कि एनर्जीज क्या आते हैं? For this Hamiltonian, can you tell what are the energies? It's a 2D, it's a classical system or quantum system? What is it? Hamilton of two particles is like this. What is the partition function of the system? It's a classical system. ठीक है. तो इस हैमिल्टोनियन के लिए अब हमें एनर्जीज लिखना है. दो हैमिल्टोनियन है यहाँ पे, तो इसको लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं. Now, तो इस हैमिल्टन के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? तुम्हारा हैमिल्टोनियन है H dashed is p1 square by 2m plus half m. तुम्हारा ओमेगा क्या है? इसका स्क्वायर है तो बेसिकली 9k/4m ही है. 9k/4m half m omega 1 square x square so q1 square plus p2 square by 2m plus half m 7k/4m का whole square q2 square. So this is one single particle Hamiltonian H1. This is another single particle Hamiltonian H2. अब मुझे एक बात बताओ. Now we know, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं. We know if the Hamiltonian of the system is p square by 2m plus half m omega square x square, then partition function z कैसे देते हो? पार्टीशन फंक्शन z को कैसे देते हो? e to the power of negative of beta h e to the power of नहीं, उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाँ हम लोग लिख रहे हैं. हम लोग हमारा डेफिनेशन नहीं लिख रहे. यूजुअली पार्टीशन फंक्शन को 1/h³ इंटीग्रेशन टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा h 1/h टू द पावर ऑफ nf to the power negative of beta h d to the power of nf q d to the power of nf p लिखा जाता है. अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं और वन डायमेंशन में है तो n का वैल्यू 2 होगा. अब हालांकि यहाँ पे एक ही पार्टिकल है तो n का वैल्यू 1 होगा, f का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे 1/h आना चाहिए था. बट उन लोगों ने देख उसके अकॉर्डिंग फिर उनके यहाँ पे उन लोगों ने कंबाइंड हैमिल्टोनियन लिखा है दो पार्टिकल सिस्टम का. टू पार्टिकल सिस्टम का अगर कंबाइंड हैमिल्टोनियन लिख रहे हो तो d to the power of n into f q d to the power of n into f p आना चाहिए. तो n का वैल्यू टू पार्टिकल के लिए 2 और जस्ट बिकॉज दोनों के दोनों पार्टिकल 1d में मूव कर रहे तो f का वैल्यू 1, तो d2q d2p. d2q को लिख सकते हो dq1 और दिस इज बोथ ऑफ देम आर 1 सो दिस इज dq dp. तो dq dp आया है फर्स्ट पार्टिकल के लिए नहीं n इक्वल्स टू 2 तो d2q d2p. तो यहाँ पे dq1 dq2 dp1 dp2 आना चाहिए. n का वैल्यू 2 है क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं, f का वैल्यू 1 है क्योंकि दोनों के दोनों पार्टिकल 1 डे मूव कर रहे हैं. ये आना चाहिए. तो ये चीज यहाँ पे है. बट बाहर एक आता है तुम्हारा 1/h to the power of nf, वो वाला टर्म उन लोगों ने नहीं लिखा. तो उन्होंने जैसे डिफाइन किया हम लोग भी वैसे डिफाइन करेंगे. क्वेश्चन में जैसे डिफाइन करने के लिए बोला गया है पार्टीशन फंक्शन, आंसर मैच कराने के लिए हमें भी वैसे डिफाइन करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन क्वेश्चन, partition function for a single LHO in 1D is equals to integration e to the power negative of beta h dq dp. Very good. Tell me what it would come. Now you see इसको लिखा जा सकता है e to the power of negative of beta into p square by 2m e to the power of negative of beta. हालांकि दो वेरिएबल्स है तो दो इंटीग्रेशन साइन दो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस बीटा p square by 2m into dp
integration minus infinity to plus infinity, and there can be another term that is minus infinity to plus infinity to the power of negative of beta m omega square x square by 2 into not x square q square लिखना चाहिए q square by 2 into dq। चलो ये क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है, रूट ओवर ऑफ e to the power of minus ax square dx माइनस इनफिनिटी प्लस डी क्या था, रूट ओवर ऑफ पाई बाई ए ना, तो यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो 2 पाई m बाई बीटा मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा रूट ओवर ऑफ, देखो यहाँ पे q स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बीटा m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो 2 पाई बाई बीटा m ओमेगा स्क्वायर। Tell me what you're getting. Root over of 2 pi, root over of 2 pi means 2 pi, m and m will cancel out. Beta, root over of beta is beta. Root over of omega square means omega. So 2 pi by beta into omega is the answer if this is the Hamiltonian. Just because तुम्हारे particles non interacting है तो क्या कर सकते हो कि हर एक particle का partition function निकाल के multiply कर दो. That is the Hamiltonian of two non-interacting particles. Therefore, we can find partition function for partition function separately for particle 1 and particle 2 and then multiply the two partition functions to get the partition function of the system of two particle system. तो जरा यहाँ पे देखो z of the system can be written as z1 multiplied by z2. Z1 will be equals to 2 pi by beta into omega, so it should be like 2 pi by beta into, what is the omega for first particle? Root over of 9k by 4m into 2 pi by beta into, what is the omega for second particle? 7k by 4m. If I do the multiplication, I'm gonna get 2 pi into 2 pi, that is 4 pi square by beta, very important, very important, beta square. If you multiply these two things, it is root over of 4m by 9k, root over of 4m by 7k. So root over of 4m into 4m, 16m square by 63 k square. I think m and k can be taken outside. What is the answer given by them? Yeah, you can take m and k outside. If I just take 1, 2 from here and put it inside that root sign, it will become 4. 4 into 16 is 64. You can take m and k outside, so it will just become equal to 2m pi square by beta square k square root over of 64 by 63. 2m pi square by beta square k square. Not k square, actually if k comes out of the root it will become k simply. Beta square into k root over of 64 by 63. Which option is correct? Option D is correct. Option D is correct. That's what you can do. Option D is correct. Option D is correct.
That's what you can do. Otherwise, there is another way of doing this problem also. That is, you can directly integrate this entire function as they have suggested. You can directly integrate this entire function as they have suggested, and you can find out the answer. तुम इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली तुम कर सकते हो और तुम इसके लिए आंसर निकाल सकते हो. No issues in that. You can directly integrate this entire function. You can find out the answer for this. If you do the direct integration, you can write down. अगर मान लो second method, method 2, you can directly integrate the function to get that partition function z of the system, z of the system, two particle system will be equals to 1 by h to the power of n f वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा क्योंकि इन लोगों ने डेफिनेशन दे दिया है पार्टीशन फंक्शन का. उन लोगों ने h को नहीं लिया, सिर्फ लिखा है टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा इनटू h ऑफ द सिस्टम dq1 dq2 dp1 dp2. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो e टू द पावर ऑफ नेगेटिव ऑफ बीटा p1 स्क्वायर बाई 2m dp1 e to the power of negative of beta p2 square by 2m dp2 integration minus infinity to plus infinity, integration minus infinity to plus infinity. Here I am getting integration minus infinity to plus infinity minus infinity to plus infinity to the power of negative of beta. क्या है यहाँ पे नेक्स्ट हैमिल्टोनियन वाला जो k का पार्ट है, दैट इज योर k q1 square plus q2 square plus q1 q2 by 4. k q1 square plus q2 square plus q1 q2 by 4. Beta k q1 square beta k q2 square plus beta k q1 square plus beta k q2 square plus beta k q1 q2 by 4. This entire thing to dq1 dq2. कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन? देखो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है. पहले मान लो कि तुम्हारा q2 है ही नहीं, यहाँ पे dq2 है ही नहीं, इसके रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन है ही नहीं. मान लो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो रहा है q1 के रेस्पेक्ट पे, तो q2 का जो टर्म है वो कांस्टेंट है. ठीक है, q2 का जो टर्म है वो कांस्टेंट है. पहले मान लो ऐसे ही कि ये तुम्हारा है ही नहीं, तो q2 का जो टर्म है वो कांस्टेंट है. राइट, तो उसके लिए तुम लोग फिर निकाल सकते हो कि क्या आएगा. देन q1 के लिए अलग से देखते हैं. पहले q1 के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो. अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर p1 के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन करोगे तो रूट ओवर ऑफ पाई डिवाइडेड बाय बीटा बाय 2, तो रूट ओवर ऑफ 2 पाई बाय बीटा, यहाँ से रूट ओवर ऑफ 2 पाई बाय बीटा आएगा, तो 2 पाई m बाय बीटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी रूट ओवर ऑफ 2 पाई बाय बीटा, यहाँ से भी रूट ओवर ऑफ 2 पाई बाय बीटा आ रहा है. दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से क्या आ रहा है, बीटा के q1 स्क्वायर नेगेटिव ऑफ बीटा के q2 स्क्वायर बीटा के q1 q2 डिवाइडेड बाय 4. देखो मुझे एक फॉर्मूला पता है, जिस फॉर्मूले में ये कहा जाता है कि e to the power of negative of ax square plus bx plus c into dx from minus infinity to plus infinity. क्या आता है ये चीज? e to the power of negative of ax square plus bx plus c from minus infinity to plus infinity आता है तुम्हारा रूट ओवर ऑफ पाई बाई a e to the power of b square by 4a plus c.
एक सेकेंड. Yeah, so we have the answer for that, e to the power of negative of ax square plus bx plus c gives you root over of pi by a to the power of b square by 4 plus c. E to the power of b square by 4 plus c. E to the power of नेगेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर होता है तो इसको लिखा जा सकता है रूट ओवर ऑफ पाई बाई ए टू द पावर ऑफ बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी exponential of b square by 4a plus c is the answer for this types of question, for this types of integration. तो यहाँ पे देखो अगर dq1 के रेस्पेक्ट में सिर्फ इंटीग्रेशन कर लो, so this is negative of aq1 square, negative of this is the entire thing which is independent of q1, so it's a constant, so this is c, and here you have a q1, so this entire thing negative of that thing is your b, so you can write down this integration as root over of pi divided by negative of a x square, तो a q1 square, what is your a, beta into k, तो pi divided by beta into k, beta into k into exponential of b square, what is b, b is minus ax square plus bx, just see what is the coefficient of q1 here, the coefficient of q1 is beta k q2 by 4, negative of beta q2 by 4, if you do the square, तो beta square k square q2 square by 16 multiplied by divided by 4a, this entire thing divided by 4 into what is your a, beta into k, good, plus c, what's your c, c is your negative of beta k q2 square, that's your c, तो this thing into dq2, q1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, अब q2 के रेस्पेक्ट करना बाकी है, तो बन जाएगा, तो काम बन जाएगा. आई थिंक यहाँ पे पूरा का पूरा q2 स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, ओके, so this thing will become just equals to 2 pi m by beta multiplied by this thing is basically a constant term, right? So root over of pi by beta k, root over of pi divided by beta into k, from here you are getting minus infinity to plus infinity. अच्छा यहाँ पे देखो नीचे एक 4 बीटा k है, हाँ, तो this is 64 exponential of in the denominator you have 64, this is this, but beta into k will cancel out these two things, so beta and k will be there, q2 square you have taken common, so minus beta into k, so this thing is 64 by 64, now beta k minus 64, that is negative of 63 beta k by 64, negative of 63 beta k by 64, beta k q2 square you can take common, and then dq2. I have told you again that e to the power of negative of
ax squared dx is root over of pi by a is the answer. So answer for this integration will be e to the power of minus ax square plus bx plus c into dx minus infinity to plus infinity is always root over of pi by a exponential of b square by 4a plus c. So you can just see it from here. So what answer could you possibly expect for the last integration? So it's an easy one. You can say 2 pi m by beta root over of pi by beta k. So 2 pi m by beta root over of pi divided by beta into k. And here you have this thing, so root over of pi divided by the coefficient of q2 square. What is it? 63. I mean, e to the power of minus ax squared dx is root over of pi by a. So just ignore the negative sign, and this is your a x squared dx. Okay. So 63 by 64 beta k. 3 by 64 beta k. Now here there is a root over of beta k. There is a root over of beta k. So I'm getting a beta k, and there is a beta outside. So beta square k. Good. There's a 2 pi m. There's a root pi. So pi. So 2 pi square into m. And this thing will just turn out to be 64 by 63. The same answer I have got, which I got from the last one. 64 by 63 root over of 2 pi square m by beta square k. 2m pi square by beta square k. That's all. So either तुम एक काम कर सकते हो कि पूरा का पूरा सिस्टम का तुम पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हो इस तरीके से, एकदम पूरा का पूरा सिस्टम के हैमिल्टन को इंटीग्रेट करके, नहीं तो एक काम कर सकते हो कि इस सिस्टम का जो हैमिल्टन है उसको अलग कर दो तुम पहले बाई, ये सिर्फ और सिर्फ एलएचओ के लिए कर सकते हो, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कर सकते हो बाई स्मॉल ऑसिलेशन मेथड, और अलग करने के बाद तुम दोनों सिस्टम का अलग अलग पार्टीशन फंक्शन निकाल के मल्टीप्लाई कर दो. सो दैट्स व्हाट यू कैन डू, जो मैंने यहाँ पे कर दिया. So if you have any queries, you can definitely ask me in the comment section. Any queries regarding this class, otherwise we can end it here. और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि फिलहाल जो CSIR NET दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने बूस्टर कोर्स लॉन्च किया है, जिस कोर्स में मोस्टली आप लोगों को सारे के सारे जो PYQs है और CSIR NET GATE GIST AIFR उसको करा दिया जाएगा. बहुत सारे नए क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. इसके साथ साथ आप लोगों को सारे के सारे जो थियोरी क्लासेस है, डिटेल थियोरी क्लासेस ऑफ ऑल द 9 सब्जेक्ट, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे विद PDFs, एंड एडिशनली मॉक टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, which is very important, and all these things will be given, and of course the PhD mentorship program that is there till December 2024. So always be prepared, and I think this course is very helpful for all the students जो अभी तक self study कर रहे हैं और now they are trying to wrap up for the examination. ठीक है? So how would you buy the course? I can tell you, all you have to do is just to go to the Google Chrome and write down. All you have to do is just to go to the Google Chrome and write down CSIR NET Super Coaching. मैं बता देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके मैं बता देता हूँ. जस्ट गो टू गूगल सर्च एंड सर्च बार पे लिखना CSIR NET सुपर कोचिंग, जो पहला वाला हाइपरलिंक आएगा उस पर क्लिक करना. जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे थोड़ा नीचे आना, दिख जाएगा CSIR NET फिजिकल साइंस बूस्टर कोर्स, तो इस पर क्लिक कर देना. जैसे क्लिक करोगे बाय नाउ पे क्लिक करना, अपना फ़ोन नंबर लेके कंटिन्यू पे करना, तो देखना प्रोसेस टू पेमेंट आएगा. अब वहाँ पे एक वैल्यू दिखाएगा, ठीक है? प्रोसेस टू पेमेंट में क्लिक करने के बाद एक वैल्यू दिखाएगा, बट उस वैल्यू में तुम्हें खरीदना नहीं है. यू विल यूज़ माई प्रोमो कोड विच इज़ SOURAV सौरभ, जिसके थ्रू वो प्राइस और रिड्यूस्ड होके मैक्सिमम डिस्काउंट देके और रिड्यूस्ड हो जाएगा. सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ द प्रोमो कोड, वरना 1-2 हज़ार ज़्यादा देने पड़ जाएंगे तुम्हें. ठीक है? So try to get the course at the least minimum value which is possible, least minimum expense. Okay, thank you very much. आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with more questions from Canonical Ensemble. Thank you.